हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी। आइए एक बार फिर से आप सभी का हिंदी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग जो है पूरे वर्णिका को समाप्त कर चुके हैं। आप जब प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गद्य खंड को, जो कि गोधली बुक है ना, उसमें एक अलग पार्ट है गद्य खंड और एक अलग पार्ट है काव्य खंड का, ठीक है। तो हम लोग इसमें अभी क्या पढ़ रहे हैं बाबू, तो हिंदी के गद्य खंड को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें 4 चैप्टर मैंने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और स्टोरी के रूप में बता करके बच्चों मैंने समाप्त कर दिया है, ठीक है। 4 चैप्टर, पूरे 4 चैप्टर, ठीक है। और हम लेकर के आए हैं आज फिर 5वां चैप्टर को, जिसे हम लोग 5वां नंबर चैप्टर क्या है बाबू, तो इसमें है नागरी लिपि, जो कि एक निबंध है, ठीक है ना। नागरी लिपि जो कि क्या है मेरे बच्चों, तो एक निबंध है, ठीक है। और ये क्लास 10th के लिए जो है ना, ये जो है आपको क्लास 10th के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये बुक है, ठीक है। इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपको बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे कि ये नागरी लिपि जो है 5वां नंबर चैप्टर है। नागरी लिपि नाम भी थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा और चैप्टर भी टॉप है बच्चों, लेकिन उससे जो है सारा का सारा मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाल लिया हूं और इसे जो है मैं आपको आज संपूर्ण स्टोरी के रूप में समझा दूंगा, जिससे आप सारे सब्जेक्टिव सवाल कर पाओगे। लेकिन कुछ अगर छूट भी जाते हैं बच्चों, इससे आपको ये नहीं लगता है कि संपूर्ण कहानी समझने के बाद भी आप इसमें से सब्जेक्टिव सवाल को कर पाओगे, तो फिर मैं आपको इसका सारा का सारा सब्जेक्टिव सवाल भी बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं और इसको सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं लेखक के बारे में, ठीक है। तो लेखक यानी कि निबंधकार कौन है बाबू इसमें का, गुणाकर मूल्य जी है, गुणाकर मूल्य जी है, ठीक है। नगर, नगर में क्या होता है, गुण होता है, नगर में गुण होता है, इसलिए इसके कवि गुणाकर मूल्य, ट्रिक से याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद बाबू इनका जन्म कब हुआ था, तो 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ जी, तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण हुई थी, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है ग्रामीण परिवेश में, यानी आप लोग जैसे गांव में रहते हैं ना, गांव में सबसे पहले शिक्षा जो है आप अपने प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं, और प्राथमिक स्कूल में पढ़ने के बाद आप स्कूल कॉलेजेस जो बड़े बड़े मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल में जाते हैं, तो इसलिए इनकी जो है ना ग्रामीण परिवेश में ही इनकी शिक्षा प्राप्त हुई थी, जो कि मराठी भाषा में ये अपनी शिक्षा को ग्रहण किए थे, ठीक है। उसके बाद बच्चों गुणाकर मूल्य जी का अगर और भी खास चीज देखा जाए बच्चों, तो ये मैट्रिक से एमए तक किस भाषा से पढ़े थे, मराठी से तो पढ़े ही थे, लेकिन किस विषय को पढ़े थे बच्चों, तो ये गणित पढ़े थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे भैया ये तो गणित पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे लेख, ये हिंदी का सब लेख कैसे लिख दिए थे। तो प्यारे बच्चों, इसी को जानते हैं क्या कहते हैं, हंसुआ के बियाह में खुरपी के लगन, ठीक है। यहाँ देखिए ये मैट्रिक से लेकर के और एमए तक इन्होंने गणित पढ़ा था, लेकिन लेख किसका लिखा था, तो हिंदी के लेख लिखे थे, ठीक है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु को, ठीक है, कि इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है लेखक के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 25 वर्ष में ध्यान दीजिएगा, कितना वर्ष बोला मैंने, ये कितने वर्ष के थे, जब 25 वर्ष के थे, उसके बाद क्या किए थे बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे, बोलिए क्या किए थे, तो 2500 प्लस लेख, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लेख 2500 प्लस लिख दिए थे 25 वर्ष की उम्र में ही, सोचने वाली बात है। उसके बाद एवं 300 पुस्तकों का प्रकाशन, अरे भैया गजब, भयानक, इसको कहते हैं क्रांतिकारी, और लेख में क्रांतिकारी थे। इन्होंने 2500 लेख एवं 300 पुस्तकों का प्रकाशन करवाए थे, अपना लिखा हुआ पुस्तक, ठीक है। उसके बाद अगर इनकी प्रमुख कृतियां देखा जाए, तो प्रमुख कृति कौन कौन लिखे थे, अक्षरों की कहानी, प्रमुख लेख था इनका, अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में इन्होंने लिखा था एक लेख में, ठीक है। उसके बाद प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक,
प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, एक लेख था इनका, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, इनके बारे में ये लिखे थे। कौन? गुणाकर मूले जी। ठीक है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों सौर मंडल के बारे में लिखे थे। सूर्य, इनका एक कीर्ति है सूर्य, नक्षत्रलोक, नक्षत्रलोक। अरे भैया ये तो सारा खगोल शास्त्र लग रहे हैं। गुणाकर मूले देखिएगा यहाँ पर गणित भी पढ़े थे, हिंदी में लेख भी लिख रहे थे, और हिंदी में लेख भी लिखे थे तो कैसा कैसा लेख लिखे थे। तो ये देखिए ना, भारत के महान वैज्ञानिकों के बारे में लिखे थे, सौर मंडल के बारे में लिखे थे, सूर्य के बारे में लिखे थे, और नक्षत्र लोक के बारे में भी लिखे थे। ठीक है। साथ ही साथ भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, जैसे अंधों की लिपि ब्रेल लिपि होती है, ऐसे हाथ से स्पर्श करके पढ़ा जाता है। नागरी लिपि होता है जिसके बारे में लिखबे किए थे। तो भारतीय लिपियों की कहानी एक पुस्तक में जो है एक कीर्ति लिखे थे, लेख लिखे थे। ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष यात्रा के बारे में इन्होंने लिखा था, ये भी खगोल शास्त्र से ही जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद ब्रह्मांड, ब्रह्मांड परिचय, पूरे ब्रह्मांड का परिचय एक कीर्ति में लिखे थे, एक लेख में लिखे हुए थे। ठीक है। उसके बाद भारतीय विज्ञान की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी भी गुणाकर मूले जी ने लिखे थे। साथ ही साथ मेरे प्यारे लल्ला ये जो है ना अक्षर कथा लिखे थे, अक्षर कथा, जो कि इनकी सबसे प्रसिद्ध कथा थी, अक्षर कथा। ठीक है ना। अक्षर कथा जो थी इनकी सबसे प्रमुख कथा थी, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक इनकी क्या थी? तो अक्षर कथा, अक्षर कथा है ना, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक अक्षर कथा। ठीक है, अक्षर कथा। ठीक है। तो आइए इसके बाद एक और मैंने यहाँ पे लिखा है कि यह निबंध भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से ली गई है। यानी कि यह जो नागरी लिपि कहानी है मेरे बच्चे, ये किस पुस्तक से ली गई है? तो भारतीय लिपियों की कहानी नामक पुस्तक से ली गई है। भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी एक पुस्तक का नाम है, उसी पुस्तक से इस कहानी को लिया गया है, जिस कहानी का निबंध को लिया गया है, जिसका नाम क्या है? नागरी लिपि, नागरी लिपि। ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक सभी लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ये था बच्चों आपका लेखक परिचय। ठीक है। और लेखक इस लेखक परिचय से आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा बच्चे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और मेरे जितने भी शिष्य हैं इससे सवाल अगर आ जाते हैं ना बाबू, छोड़कर मत आना, नहीं तो बाद में जाकर पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। मैंने ये जो है बता दिया। ठीक है। और बताने के बाद में भी अगर कहीं सवाल छूट जाते हैं ना तो दिक्कत हो जाएंगे। ठीक है। और चलिए इसका सब्जेक्टिव तो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है ना। उससे पहले बच्चों ये हो गया आपको लेखक परिचय। अब चलिए थोड़ा सा नागरी लिपि जो है, नागरी लिपि के बारे में हम लोग थोड़ा सा व्याख्या कर लेंगे। और देखिए कैसे आप लोग को दाल चावल और सब्जी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। आपको केवल खा लेना है। ठीक है ना। तो चलिए मैं फिर चलता हूँ नागरी लिपि के बारे में। नागरी लिपि के बारे में मैं थोड़ा सा कहानी को अच्छे से और समझा देता हूँ। ठीक है। और आगे नागरी लिपि के बारे में हम लोग देख रहे हैं बच्चे। ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, बढ़े ना। चलिए आइए प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, बड़ा ही शानदार सा ये टॉपिक है। देखने में तो लग रहा होगा पूरा महाकाल के जैसे, लेकिन देखिए इसको जब मैं समझाऊंगा ना एक एक करके, तो आपको जो है बिल्कुल आटा, गूथा हुआ आटा जैसे नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए बच्चों के खेल जैसे हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों अगला बार कह रहा है क्या कि नागरी लिपि के बारे में हमें समझना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 200 सदी पहले इसके टाइपराइटर बने, टाइप बने थे। ठीक है। यानी कि टाइप जैसे लिखने वाला होता है, जैसे कोर्ट कचहरी वगैरह में सब लोग लिखते हैं, वैसे बनाए गए थे। कब? 200 सदी पहले बनाए गए थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि टाइपराइटर में जो है हिंदी लिखा जाने लगा, मराठी लिखा जाने लगा, नेपाली और गुजराती लिखा जाने लगा। ठीक है ना। टाइपराइटर में कौन कौन भाषा लिखा जाता था जी? तो हिंदी, मराठी, नेपाली और गुजराती के टाइपराइटर बनाए गए। ठीक है ना। टाइपराइटर में हिंदी, मराठी, नेपाली और गुजराती बनाए गए, टाइपराइटर यानी लिखने वाला। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि बांग्ला में बांग्ला एक भाषा है। ठीक है। बांग्ला क्या बच्चों? एक भाषा है। और बांग्ला को जो है ना देवनागरी की बहन कहा जाता है। बांग्ला भाषा को देवनागरी की बहन किस भाषा को कहते हैं? तो बांग्ला को कहते हैं। याद रहेगा ना पक्का? चलिए 100%।
उसके बाद कह रहा है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये कहाँ से आए हैं, किस लिपि से निकल करके आए हैं। प्यारे बच्चों, तमिल भाषा जो है, मलयालम है, तेलुगु है और कन्नड़ है, किस लिपि से निकल करके आए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये ब्राह्मणी लिपि से निकल करके आए हैं। ब्राह्मणी, कहीं कहीं ब्राही भी लिखा जाता है, लेकिन ब्राह्मणी इसका जो है ना मेन वर्ड है ब्राह्मणी, लेकिन इसको ब्राही लिखा जाता है, ब्राही। ठीक है। उसके बाद है बच्चों कि प्रारंभिक लेख इनका प्रारंभिक लेख क्या था। प्रारंभिक लेख जो था दक्षिण भारत था। ठीक है। और हम लोग जो उत्तर भारत में रहते हैं ना, उत्तर भारत में, तो इनके प्रारंभिक लेख को दक्षिण भारत वाले क्या कहते थे, तो नंदी नगरी कहते थे, नंदी नागरी। हम उत्तर भारत वाले क्या कहते हैं, देवनागरी, और इसी को ये दक्षिण भारत वाले नंदी नागरी कहते थे। तो प्यारे बच्चों, ये जो है अभी नागरी लिपि को दक्षिण भारत वाले उस समय क्या कहते थे, तो नंदी नागरी कहते थे, नंदी नागरी। कहाँ के लोग, तो दक्षिण भारत वाले। हम लोग अभी उत्तर भारत में निवास करते हैं। ठीक है। बिहार वगैरह सब, ये उत्तर प्रदेश जो है, ये सब उत्तर भारत में आता है। ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत वाले लोग इसे नंदी नागरी कहते थे, नागरी लिपि को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है बच्चों कि कोंकण के शिलालेख, राष्ट्रकूट, विजयनगर के शासकों का लेख नंदी नागरी में था। किस नगरी में, नंदी नागरी में। यानी कि ये सभी लोग कहाँ के, ये सभी शासक थे लोग, ये देखिए, कोंकण के शिलालेख, राष्ट्रकूट, विजयनगर के शासकों का लेख नंदी नागरी में था। किसमें था जी, नंदी नागरी में। यानी ये सभी लोग कहाँ के लोग थे, ये सभी लोग दक्षिण भारत के लोग थे। ठीक है। क्योंकि दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी नागरी कहा जाता था, और सेम वही चीज इसी लिपि में ये लोग लिखते थे। ठीक है। इसलिए कोंकण के शिलालेख, राष्ट्रकूट, विजयनगर के शासकों का लेख नंदी नागरी में। यानी कहें अगर उत्तर भारत के हिसाब से देखें बच्चों, तो नागरी लिपि में। आ गया समझ में। चलिए, अब कह रहा है कि 11वीं शताब्दी के सिक्के पर किस लिपि में लिखा गया है। सिक्कों पर लेख जो लिखा गया था ना, वे सभी लेख जो है नागरी लिपि में ही लिखा गया था। सवाल क्या आएगा कि 11वीं सदी के सिक्कों पर किस लिपि में लिखा गया था। 11वीं सदी के सिक्कों पर जो है किस लिपि में लिखा गया था। प्यारे बच्चों, आप कह देंगे कि नागरी लिपि में। क्या बोलेंगे कि नागरी लिपि में, बना लेंगे ना। और यहां से सवाल फिर बनेगा, 12वीं शताब्दी के सिक्के पर वीर केरलस्य लिखा हुआ मिला है। ठीक है। 12वीं शताब्दी के सिक्के पर वीर केरलस्य लिखा हुआ मिला है बच्चे। ठीक है। और 11वीं शताब्दी, मैंने क्या बोला था जी, तो 11वीं शताब्दी के सिक्के पर नागरी लिपि में लिखा हुआ साक्ष्य मिला है। यानी पुराने समय में जो सिक्का रहता है ना, वह साक्ष्य, यानी अंदर धरती में धंसा हुआ रहता है, बाद में जब हम उसको निकालते हैं तो उसको साक्ष्य कहते हैं। ठीक है। तो उस पर जो है नागरी लिपि में लिखा हुआ मिला है। किस लिपि में, नागरी लिपि में लिखा हुआ मिला था वह सिक्का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के सिक्के पर वीर केरलस्य लिखा हुआ मिला है बच्चों। ठीक है ना, वीर केरलस्य लिखा हुआ मिला है। फिर कह रहा है कि अकबर ने राम सीता की आकृति बनवाई थी। अकबर ने सिक्के पर, कुछ ऐसे भी सिक्के मिले थे या फिर शिलालेख मिले थे जिस पर राम सीता की आकृति बनवाई गई थी। और वह किसने बनवाया था, अकबर। मुस्लिम शासक होते हुए भी इन्होंने राम और सीता की मूर्ति बनवाई थी, यानी आकृति बनवाई थी। ठीक है। मूर्ति यानी आकृति बनवाई थी। किनकी, तो राम सीता की आकृति किसने बनवाया बाबू, तो अकबर ने बनवाया था। ठीक है। आइए बाबू आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि उत्तर भारत में नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं, और दक्षिण भारत में क्या कहते हैं बाबू, तो नंदी नागरी कहते हैं, नंदी नागरी। ठीक है। लेकिन उत्तर भारत में देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि कहते हैं। फिर यहाँ पे कर रहा है कि 8वीं 9वीं सदी में इसका प्रचलन पूरे देश में था। 8वीं 9वीं शताब्दी में जो है इसका प्रचलन पूरे संपूर्ण देश में हो गया था। ठीक है ना, संपूर्ण देश में कब हुआ था इसका प्रचलन, कब हुआ था बच्चों, तो आप कह देंगे कि 8वीं 9वीं सदी में इसका प्रचलन संपूर्ण देश में हो गया था। ठीक है। अब कह रहा है उत्पत्ति में मतभेद। ये ब्राह्मणी लिपि, नागरी लिपि का उत्पादन कहाँ से हुआ था, उत्पत्ति कहाँ से हुआ था। ठीक है। तो इसके उत्पत्ति में जो है गजब मतभेद है, अलग अलग मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि पटना से हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि काशी जो है देव की नगरी है और वहां से उत्पन्न हुआ, इसलिए इस लिपिया को कहते हैं देवनागरी। तो आइए बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। कह रहे कि
गुजरात के नागर ब्राह्मण कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे नागर ब्राह्मण जो है बहुत महान लोग हैं और उन्हीं के हिसाब से जो है यह लिपि को बनाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया नागरी लिपि। फिर कुछ लोग क्या कहते हैं कि काशी में इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था और काशी को कहा जाता है देवों की नागरी, इसलिए इस लिपि का नाम रखा गया देवनागरी। ठीक है, सबसे पहला क्या बाबू कि गुजरात में नागर ब्राह्मण के कारण इसका नाम रखा गया नागरी लिपि। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि काशी में इसका सबसे पहले उत्पत्ति हुआ, क्योंकि वहां पे लोग क्या रहते हैं, सबसे ज्यादा देवों की नगरी कहा जाता है, काशी को देवों की नगरी कहा जाता है, इसलिए उस लिपि का नाम रखा गया देवनागरी। लेकिन बच्चों कुछ लोग कहते हैं कि पाद ताड़ितकम नामक ग्रंथ से पटना को नगर कहा गया था, नगर, और पटना को नगर कहा गया था। ऐसे तो पटना बहुत प्राचीन नगर के रूप में हम लोग देखते हैं ना, इसलिए पटना को नगर कहा गया था और वहीं से यह लिपि उद्गम लिया था, इसलिए इसको नागरी लिपि कहते हैं। इसमें मतभेद है, ये नहीं कह सकते हम लोग कि यह इसका उत्पन्न कहाँ से हुआ, ये लिपि ये कहाँ से उभर करके आया लिपि, इसका सबसे पहले लिपि को बताया किसने था, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत अधिक मतभेद है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लोग आएंगे, देखेंगे 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने इसे नंदी नागरी कहा था। 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने इसे क्या कहा था, विजयनगर के शासकों ने इसे क्या कहा था बाबू, तो नंदी नागरी कहा था। ठीक है, नंदी नागरी कहा था। उसके बाद हिंदी के आदि कवि कौन है बाबू, सरहपाद जी थे। अभी सरहपाद जी हिंदी के आदि कवि किसे कहते हैं जी, तो सरहपाद जी को कहते हैं, सरहपाद जी को। ठीक है, हिंदी के आदि कवि सरहपाद जी। ठीक है, उसके बाद आइए बच्चों यहाँ पे आते हैं कि दोहा कोश के रचनाकार कौन थे, सरहपाद जी ही थे। दोहा कोश के रचनाकार सरहपाद जी। ठीक है, श्रवण बेलगोला जो एक मंदिर है श्रवण बेलगोला में, जो कर्नाटक में स्थित है, उसमें गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है, तो श्रवण बेलगोला मंदिर में, जो कहाँ स्थित है बाबू, तो कर्नाटक में स्थित है। आगे समझ में। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार के बारे में समझेंगे। कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे, बाहर से कहीं विदेश से चल करके कहाँ आए थे, गुर्जर प्रतिहार बाहर से चल करके अपने भारत में आए हुए थे। ठीक है, अपने भारत में गुर्जर प्रतिहार कहाँ से आए थे, भारत में बाहर से चल करके आए थे, विदेश से चल कर आए थे। ठीक है, और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और ये गुर्जर प्रतिहार जो थे कन्नौज पर सबसे पहले तो आक्रमण किए, और आक्रमण करने के बाद में उस पर अपना अधिकार जमा लिए। कहाँ पे, तो गुर्जर प्रतिहार बाहर से आए थे और कन्नौज पे अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इस्लामी शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी लिपि का उपयोग किया। जो इस्लामी धर्म के लोग थे ना, ये हिंदू धर्म के जो लेख थे, ये नागरी लिपि इसका उपयोग ये लोग किए थे। ठीक है, इस्लामी शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी लिपि का उपयोग किया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये मैंने जो ये सारा चीज़ समझाया आप लोगों को नागरी लिपि के बारे में, इससे पहले मैंने कवि का परिचय बताया था। तो ये क्लास कैसा लगा बच्चों, आप लोग जो है इतना भयानक देखने में ही लग रहा था ना केवल, लेकिन यह जब मैंने बता दिया तो पूरा कंप्लीट हो गया ना। कहीं से भी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो बच्चों, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसको जो है और मैं किस प्रकार अलग टाइप से समझाने की कोशिश करूं, उसको जो है कमेंट बॉक्स में आप भर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा नागरी लिपि जो है कंप्लीट हुआ। संपूर्ण स्टोरी मैंने इसका बता दिया है, केवल स्टोरी बताया बाबू। अभी जो है इसका सब्जेक्टिव, पिछला वाला जो मैंने सब्जेक्टिव बताया था नाखून क्यों बढ़ते हैं, उससे भी सरल बनाऊंगा इसको। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसमें आप लोगों के पास अगर पावर हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इससे भी छोटा बनाया जाए। ठीक है, मैं इसको बहुत ही अच्छे तरह से बना करके इसका सब्जेक्टिव आपको बताने वाला हूं बच्चों।
ठीक है। तो आइए बच्चों, ये हुआ मेरा फुल स्टोरी के रूप में मैंने बताया नागरी लिपि, और फिर लेकर के आ रहा हूँ इसका सब्जेक्टिव। तब तक जितने भी प्यारे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि यह क्लास कैसा लगा। और जो भी बच्चे नए नए देख रहे होंगे, चैनलवा को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जो आएगा ना आपको पहले मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी यार बच्चों को टाटा, गुड बाय।